Okay, so what is the difference between perfectly elastic collision, inelastic collision, and perfectly inelastic collision? How can we define perfectly elastic collision? कैसे define करेंगे? The collision in which momentum as well as kinetic energy both are conserved is called as perfectly elastic collision. Remember, or we can say the collision in which momentum is conserved and no kinetic energy is lost. मतलब kinetic energy is also conserved. That is called as perfectly elastic collision. But this inelastic collision will be one in which momentum is conserved, but kinetic energy is not conserved. Okay, kinetic energy is not conserved, only not conserved. Okay, there is some loss in the kinetic energy during the collision. Then it will be called as a inelastic collision. But what is perfectly inelastic collision? The collision in which the momentum is conserved and the loss in kinetic energy is maximum. Okay, or the colliding bodies move together after the collision is also called as a perfectly inelastic collision. So there is a maximum, क्योंकि जब maximum loss जब तब होगा जब दोनों बॉडीज एक साथ मूव करेंगे कोलिजन के बाद. ठीक है, तो इसलिए या तो मैक्सिमम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऐसा बोल सकते हैं डेफिनेशन के अंदर, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि द कोलाइडिंग बॉडीज जस्ट कंबाइन टुगेदर एंड मूव टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, ये भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो दिस इज द third type of collision, that is perfectly inelastic collision. Here we can just define a very important concept called as the coefficient of restitution. Now, what is coefficient of restitution? See here. Coefficient of restitution. It is normally denoted by E. Remember, इसको denote करते हैं. ठीक है, देखो, this coefficient of restitution actually gives us an idea about how much the collision is elastic or inelastic. ठीक है, roughly we can just see, ये हमको आगे चल के और डिटेल में भी देखना है और प्रूव भी करना है कि in case of a perfectly elastic collision the value of E can be found out to be equal to 1. Remember, E equal to 1 for perfectly elastic collision. ठीक है, अगर E का वैल्यू 1 है तो इससे हमको पता चलता है कि द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, नो डाउट. देन इनइलास्टिक कोलिजन जो है उसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो E का जो वैल्यू है इट विल बी बिटवीन 0 एंड 1, नो डाउट, बिटवीन 0 एंड 1, एनीथिंग बिटवीन 0 एंड 1, मे बी 0.1, मे बी 0.2, 0.3, 0.4 up to 0.9. and in case of the perfectly inelastic collision the value of E becomes 0. remember, तो E का जो वैल्यू है उससे हमको पता चलता है कि कोई भी कोलिजन जो है वो कितना इलास्टिक है. क्योंकि देखो, अगर मान लो E का वैल्यू 0 है तो उससे वो 0% इलास्टिक है ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ही परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया वो. अगर मान लो कि कोई E का वैल्यू जो है किसी कोलिजन के अंदर मान लो 0.1 आ गया, उसको हम क्या बोल सकते हैं? इनइलास्टिक. हाँ, इनइलास्टिक तो है, लेकिन अगर E का वैल्यू 0.1 है और दूसरे एक कोलिजन के अंदर अगर मान लो पता चला कि E का वैल्यू जो है वो 0.2 है, तो उनमें फर्क क्या है कि इस कोलिजन के अंदर ये कोलिजन थोड़ा कम इलास्टिक है और ये जो कोलिजन है वो ज्यादा इलास्टिक है, जिसका मतलब ये हुआ कि द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम और मोर इन दिस केस देन इन दिस केस. ठीक है, इवन अगर हम सपोज आगे जाते हैं, मान लो कि ए का वैल्यू सपोज 0.9 है तो वो भी इनइलास्टिक ही है, इस टाइप का कोलिजन भी इनइलास्टिक है, लेकिन इस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी मच इन दिस केस. ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी रिकवर्ड और कंजर्व्ड, but only a small amount of kinetic energy is lost in this case because elasticity of this collision is very much high. That means this 0.9 is very close to 1, right? तो ये 0.9 जो है वो इस 1 के बहुत करीब है. इसका मतलब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलने के लिए बहुत छोटा चांस है, मतलब थोड़ा चांस है कि हम उसको परफेक्टली इलास्टिक भी बोल सकते हैं. एक थोड़ा अगर इलास्टिसिटी उसका ज्यादा होता था तो उसको हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोल सकते थे, लेकिन और परफेक्टली इलास्टिक के अंदर होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज फुल्ली कंजर्व्ड. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से कंजर्व तो नहीं होगा, लेकिन उसमें जो लॉस है वो भी बहुत छोटा होगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, बट ऑलमोस्ट द काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, ये हम समझ सकते हैं. तो इस तरह से ये E के जो अलग अलग वैल्यूज है उससे हमको ये पता चलता है कि बाय व्हाट परसेंट द कोलिजन इज इलास्टिक, लाइक दिस.
this is less elastic, this is more elastic, this is more elastic, and ये जो सबसे ज्यादा इलास्टिक जो होता है उसको हम बोलेंगे E is equal to 1, that is perfectly elastic collision. And if suppose the collision is not elastic at all, then its percentage of elasticity or coefficient of restitution will be 0, and this value of coefficient of restitution gives us an idea about how much the collision is elastic actually. Yes, so this is the concept. But अभी ये जो है, ये जो values है, वो values मिलने के लिए हमको उसको proper define करना पड़ेगा, उसका definition भी हमको देखना होगा. So definition of coefficient of restitution is this. You can see it is defined as the ratio of the velocity of relative velocity after collision upon the relative velocity before collision और उसका नेगेटिव. ये माइनस साइन भी यहाँ पे जरूरी है, उसका भी रीजन बताता हूं. देखो, yes, suppose we have a body which is already moving with some velocity just like 20 meter per second, and another body is suppose moving with a velocity suppose 10 meter per second in the same direction. Then what can we say, what is the relative velocity before the collision? So 10 we can say it is going to be 10 only. Okay. But suppose after the collision they starts moving with some velocities just like 5 and 1. Okay, 5 and 1 इस तरह से. तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि after collision they are moving with a relative velocity which is given by 5 minus 1, that means 4 only. तो इस केस में हमको ये सोचना है कि आफ्टर कोलिजन उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना बन गया, 4, which is going to be there in the numerator here, and before collision उनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना था, 10, which is going to be there in the denominator here. That means we can just compare the relative velocity after collision with the relative velocity before collision. तो मतलब हमको इनका रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कंपेयर करना है, सॉरी रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन के साथ कंपेयर करना है आफ्टर कोलिजन कितना है. तो अगर हम ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमको मिलेगा 4/10 which can be written as 0.4. that will be called as the coefficient of restitution. and obviously ये हमको समझना है कि ये जो 4/10 ये जो रेशियो है वो हमेशा लेस देन 1 रहने वाला है. मैक्सिमम इट कैन बी 1 बट नॉट ग्रेटर देन दैट, बिकॉज जितना रिलेटिव वेलोसिटी कोलिजन से पहले था उससे ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो कभी मूव नहीं कर सकते हैं यांत्रिक से. तो इससे जो कोलिजन के दौरान उनका जो वेलोसिटी है वो कंपलसरी इससे कम ही रहने वाला है, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा छोटा ही रहने वाला है. तो इसलिए ये जो न्यूमरेटर है वो छोटा रहेगा, डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर, एंड इन दैट केस वी कैन जस्ट गेट द आंसर व्हिच इज लेस देन 1 एंड मैक्सिमम इट विल बी 1. माइनस साइन नहीं लगेगा फिर? हाँ, मैं अभी माइनस साइन के बारे में बता रहा हूँ. देखो अभी यहाँ पे क्या है ना कि ये दो सभी हमने सेम डायरेक्शन में कंसीडर किए हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं. मतलब ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये दोनों जब पटकेंगे तो एक कोई तो भी पीछे के डायरेक्शन में जाएगा, बराबर है. तो उसका जो वेलोसिटी है वो हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा. बट देखो if you just consider the sign conventions, then suppose here the first body is having the velocity u1 in this direction, and suppose the second body is having the velocity u2 in this same direction, and after the collision this first body starts moving with the velocity v1, and suppose the second body just starts with the velocity v2 after the collision. तो अब यहाँ पे what is the relative velocity after the collision? तो उसको हम बोलेंगे v2 minus v1, relative velocity after the collision. और ये जो है ये relative velocity before the collision is actually going to be u2 minus u1, we can say. तो u2 minus u1. अभी इन दोनों में से देखो, अगर स्टार्टिंग में अगर क्योंकि कोलिजन होने से पहले वो अप्रोच कर रहे होंगे, अप्रोच मतलब उनके बीच में का जो डिस्टेंस है वो कम 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 होता जा रहा होगा, जिसका मतलब है कि we can just say that these two bodies are approaching each other before the collision, but after the collision they will be moving away from each other. क्योंकि कोलिजन होने के बाद क्या होगा, वो दोनों दूर दूर जाएंगे ना एक दूसरे से, तो इसलिए उनका जो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है वो दूर जाने का वेलोसिटी होगा. उसको हम वेलोसिटी ऑफ रिसेशन भी बोल सकते हैं, रिसेशन. और पहले वो अप्रोचिंग थे, तो अप्रोचिंग होने की वजह से उनका जो वेलोसिटी है वो करीब आने का रहेगा, जिसके कारण हम ये बोल सकेंगे यहाँ पे कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग
is considered as positive, then relative velocity of recession has to be considered as negative. और अगर relative velocity of recession अगर हम positive consider करते हैं तो relative velocity of approach will be considered as negative. So दोनों में से एक positive और दूसरा negative, मतलब दोनों सेम साइन के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पहले वो करीब आ रहे हैं, तो relative velocity can be considered to be suppose negative, and after the collision they are moving away from each other, so we can just consider their relative velocity to be positive. So therefore they are already negative of each other. तो ये दोनों जो है वो हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव होते ही है, मतलब v2 माइनस v1 जो है और u2 माइनस u1 जो है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, मतलब एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, अगर दूसरा पॉजिटिव है तो पहला नेगेटिव। ये दोनों के साइन कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आफ्टर कोलिजन दे आर रिसीडिंग फ्रॉम ईच अदर, मींस दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एंड बिफोर द कोलिजन दे आर अप्रोचिंग ईच अदर। तो इसलिए अप्रोच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है और रिसेशन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमेशा साइंस में अपोजिट हुआ करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों ऑलरेडी अपोजिट रहने वाले हैं साइन में, तो इसीलिए जब हम इनका रेशियो लेते हैं तो वो रेशियो हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और उस नेगेटिव साइन को कैंसिल करने के लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर एक नेगेटिव साइन रखना पड़ता है, ताकि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो फिर से पॉजिटिव बन जाए, because we don't want this coefficient of restitution to be negative. ये e कभी नेगेटिव नहीं रहने वाला है, लेकिन क्या है कि relative velocity of before the after collision and relative velocity before collision, इन दोनों में से हमेशा वो opposite साइन के ही रहते हैं, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के opposite रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। तो अगर ये रेशियो नेगेटिव है तो यहाँ पे सामने इस रेशियो के सामने एक नेगेटिव साइन रखने से उस रेशियो के अंदर का माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और रेशियो फिर से पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव मिलने के लिए हम यहाँ पे एक माइनस साइन रखते हैं, तो ये हमको समझना है, ठीक है। और इससे भी आगे जाके ये हमको समझना है कि भले रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज ऑलवेज लेस देन द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, नो डाउट, बट काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन, ठीक है, मे बी और मे नॉट बी कंजर्व्ड। तो चलो ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज फुल्ली कंजर्व्ड, नो डाउट, बट इन केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी कंजर्व्ड। तो उसमें भी दो कैटेगरीज हमको मिलते हैं इनइलास्टिक के अंदर, ठीक है, या परफेक्टली इलास्टिक के अंदर भी, कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी कभी डिक्रीज होता है, मतलब कभी लॉस होता है, लेकिन कभी कभी कोई कोई ऐसे कोलिजन्स होते हैं जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ता भी है। देखो ठीक से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो इसको ठीक से, क्योंकि इस टाइप के भी ऐसे भी कुछ सिचुएशंस होते हैं जिनके अंदर कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन is going to be less and kinetic energy after the collision is actually going to be the greater than the kinetic energy before it, and उसका एग्जांपल है, उसको फिर हम कोलिजन नहीं बोलते, उसको कोलिजन नहीं बोला जाता, उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन बोलते हैं, एक्सप्लोजन। क्योंकि देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉम्ब है, ठीक है, सपोज एक बॉम्ब यहाँ पे रखा हुआ है, और जैसे ही वो एक्सप्लोड होगा तो हम देख सकते हैं कि इसका जो दो टुकड़े हो गए, मान लो ये दो टुकड़े हो गए, इसमें से ये जो एक इस तरफ का जो टुकड़ा है वो इस तरफ चला गया, और ये वाला जो टुकड़ा है वो इस तरफ चला गया। तो अभी इस केस में मोमेंटम तो जरूर कंजर्व होने वाला ही है, नो डाउट, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुआ है? देखो पहले जब ये बॉम्ब यहाँ पे रेस्ट में था तो उस समय तो उसका काइनेटिक एनर्जी 0 था, और अभी जब ये टुकड़े अलग अलग टुकड़े इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी तो 0 है नहीं, उनका काइनेटिक एनर्जी तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग है। और ये भी है, ये भी एक बात याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज द स्केलर क्वांटिटी, अगेन रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी सो दैट वी कैन ऐड देम वेक्टरिकली, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव और दोनों कैंसिल हो गया, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इट हैज टू बी एडेड ओनली, एंड हेंस वी कैन जस्ट मेक श्योर हियर दैट the kinetic energy after collision is not going to be same as the kinetic energy before it, ठीक है। तो यहाँ पे kinetic energy कंजर्व तो हुआ नहीं है, उल्टा प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस, because some chemical energy stored in the bomb has been converted into the kinetic energy here in this case, okay। ये जो kinetic energy यहाँ पे मिला है तो वो एक्चुअली कहाँ से मिला, ये बॉम्ब के अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होता है वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया है, उसकी वजह से हमको यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्व तो नहीं हुआ है लेकिन एनर्जी बढ़ा है,
एक्स्ट्रा हमको मिला है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो दो बॉडीज जो है वो आके टकराते हैं और उसकी वजह से जब ये आपस में टकरा गए तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है इन दोनों का जो टोटल था पहले, वो सपोज उसमें से कुछ लॉस हो गया और उसके बाद वो दोनों बॉडीज जो है वो रेस्ट में आ गए या चिपक गए एक दूसरे को, उसकी वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी पूरी तरह से लॉस हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन इज नॉन जीरो, इट इज ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जीरो है, लेकिन पहले बिफोर कोलिजन नॉन जीरो है। और इस केस में क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज जीरो बट काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इज नॉन जीरो इन दिस केस। तो ये होता है एंड इज पॉसिबल ये। लेकिन ये जो काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना कभी पॉसिबल है जब वो एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन के दौरान ये होता है। और अगर कोलिजन होता है तो कोलिजन के दौरान हमेशा काइनेटिक एनर्जी लॉस ही होता है, नो डाउट। लेकिन ये भी इनइलास्टिक कोलिजन के कैटेगरी में ही आता है। इस टाइप का जो एक्सप्लोजन होता है ना, तो इस एक्सप्लोजन को भी हम इनइलास्टिक कोलिजन ही बोल सकते हैं जरूर। ठीक है, याद रखो ठीक से। Yes, just take the screenshot of this. Okay. Okay, listen, can we have a short meeting tomorrow? Yes, sir. एक छोटा मीटिंग करेंगे, So for what? जस्ट एक असेसमेंट और थोड़ा सा जैसे एक फॉर्मल मीटिंग ही होगा, एक रूटीन मीटिंग भी होगा एक तरह से। सर मतलब ऐसे सबका एक कॉमन मीटिंग, क्या क्या? सबका एक कॉमन मीटिंग। हाँ हाँ हाँ, सबका मीटिंग। मुझे लगा पेरेंट्स जैसा होगा। हाँ नहीं, तुम्हारा ही स्टूडेंट्स का ही एक मीटिंग होगा। तो व्हाट टाइम एक बार सबसे डिसाइड कर लेंगे तो बेटर होगा। सर कैन यू रिपीट? सर 3 to 7 के बीच में। यस, वी कैन जस्ट हैव अ मीटिंग टुमारो। सो एक शॉर्ट मीटिंग हम लेंगे, एक 15 मिनट या आधा घंटा। सर 7 to 7:30 तक ले सकते हैं। हाँ सर, चलेगा। चलेगा। सर मतलब क्या होगा उसमें? क्या क्या? आई मीन क्या होगा, क्या मतलब उस मीटिंग में होना क्या है? बस एक असेसमेंट और बस कुछ बातें आपको बतानी है बस, और फीडबैक भी आपका लेना है बस, बाकी कुछ नहीं। ओके सर, तो कल फिर 7:30 तक 7 to 7:30 के बीच में रहेगा ना? यस यस यस, ठीक है, चलेगा। ओके सर। ओके, सो 7 to 7:30 डन, ठीक है। Yes, so let us come back to the topic. Here we are going to discuss now actually the law of conservation of momentum and the law of conservation of kinetic energy. We are going to combine together so as to find out the velocities after collision in case of a perfectly elastic collision. ठीक है, अभी हम यहाँ पे इस डेरिवेशन के अंदर perfectly elastic collision के ऊपर फोकस करने जा रहे हैं। ओके देखो, perfectly elastic collision, this is a very important collision and अभी पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद फिर इनइलास्टिक के अंदर और परफेक्टली इनइलास्टिक के अंदर क्या होता है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बारे में, तो जैसा कि हम जानते हैं इस केस में मोमेंटम भी कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होता है, दोनों कंजर्व होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास एक फ्रीडम मिल जाता है जिससे हम दोनों कंजर्वेशन लॉस यूज कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आल्सो as well as the law of conservation of kinetic energy also, right? So we can just see, if we just consider the two bodies as usual, जैसे हमने अभी भी consider किया था, the body of mass m1 which is moving with the velocity u1
in the positive direction of x-axis, and suppose the body of mass m2 is moving with the velocity u2 in this positive direction of x-axis here before the collision, and by default suppose that u1 is going to be greater than u2. This is the basic required condition, because otherwise the collision is not possible. क्योंकि u1 अगर फास्ट है, u2 अगर स्लो है, तभी जाके ऐसा हो सकता है कि u1 पीछे से इस u2 को धक्का दे. अगर u1 स्लो है और u2 फास्ट है, तो उस केस में ये u1 जो है वो पीछे रह जाएगा और u2 जो है वो आगे निकल जाएगा, तो फिर कोलिजन पॉसिबल ही नहीं होगा. सो कोलिजन होने के लिए ये जरूरी है कि u1 should be greater than u2. Yes, and now we can just see if suppose they remain in contact with each other for some time, okay, and exert some force on each other, which will not show in the diagram, and after the collision they will just start moving again with the velocities just like v1 and suppose v2 here. Yes, and here we can just understand that if suppose u1 is greater than u2, okay, before the collision, then after the collision what will happen is, जो पहले फास्ट था, ये u1 पहले V2 फास्ट will था, be greater than V1. yes, तो वो स्लो बन जाएगा. आफ्टर कोलिजन इट विल जस्ट स्लो डाउन, एंड जो पहले स्लो था, ठीक है, वो आफ्टर कोलिजन स्पीड अप हो जाएगा और इट विल बिकम फास्टर. दैट मींस इन दिस केस वी कैन जस्ट से दैट v2 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन v1. देखो इससे भी पता चलता है कि सीधी बात है, तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो कि हमको मिल रहा है कि रिलेटिव वेलोसिटी, इफ यू जस्ट फाइंड आउट u रिलेटिव, उसको हम बोल सकते हैं बिफोर कोलिजन. ओके, u रिलेटिव मतलब बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, वो u2 माइनस u1. ओके, और अगर यहाँ पे इससे अगर हम पता करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, इफ यू वांट, then you can just find it at v2 minus v1 here, but we can just see here that u1 is greater than u2. तो u2 minus u1 का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, है कि नहीं, क्योंकि u2 छोटा है, u1 बड़ा है, तो इस केस में ये जो वैल्यू है ये तो नेगेटिव होगा कि नहीं. और जबकि v1 छोटा है, v2 बड़ा है, तो यहाँ पे जो हम v2 माइनस v1 निकाल रहे हैं वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा. ये समझ सकते हो ठीक से, जिसकी वजह से यहाँ पे u रिलेटिव. हाँ बोलो सर. कोलिजन के बाद बट दो जो बॉडीज है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने चाहिए ना. हाँ बराबर है ना. सर फिर ये डायग्राम में तो आपने एक ही मतलब, हाँ, तो ये इसलिए किया है कि हमको साइन कन्वेंशंस जो है वो बाद में अप्लाई करने हैं. अभी यहाँ पे हमको साइन कन्वेंशन का कोई झंझट नहीं चाहिए. ठीक है, देखो अगर मान लो कि एक बॉडी जो है वो अगर इस तरफ मूव कर रहा है और दूसरा बॉडी जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, अगर हमने ऐसा अगर अज्यूम किया, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि u1 जो है वो u1 पॉजिटिव है, लेकिन u2 जो है वो नेगेटिव है, ऐसा बोल सकते हैं ना. तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करने की बात आगे की आ जाती है, बात की बात है वो. ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं कि ये u1 जो है और u2 जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि देखो पॉजिटिव साइन जो है वो नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन नेगेटिव साइन जो है वो हमको लिखना ही पड़ता है. तो अगर हम कंसिडरेशन में अगर एहसास करेंगे, देखो क्योंकि नहीं तो क्या है ना कि हमको बहुत सारे केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे. ये एक केस है, समझो ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, और दूसरा एक पॉसिबिलिटी ऐसा भी है, ये बॉडी इस तरफ जा रहा है, ये बॉडी भी इस तरफ जा रहा है, और ये थोड़ा स्लो है और ये फास्ट है, तो तभी भी ये कोलाइड होने के चांसेस है. या ऐसा भी हो सकता है कि समझो ये बॉडी इस तरफ जा रहा है और ये बॉडी इस तरफ जा रहा है. अभी इस केस में तो कोई कोलिजन होने के चांस ही नहीं है, नो डाउट, लेकिन देखो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारे हैं इसमें. यहाँ पे ये तो एक तो फिर जब सेकंड कंडीशन आपने दिखाई जो वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो फिर कोलिजन के बाद भी कभी-कभी वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं ना सर? कोलिजन के बाद भी सेम डायरेक्शन में, हाँ. अरे देखो उसमें प्रॉब्लम मतलब मेन बात ऐसी है, देखो कि ऐसा हो सकता है, ये क्लियर है. और अगर इनिशियली मतलब बिफोर कोलिजन अगर ऐसा है, तो आफ्टर कोलिजन क्या क्या हो सकता है, देखो ठीक से. आफ्टर कोलिजन या तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पहला वाला बॉडी है वो रिबाउंड होके पीछे चला गया, और जो दूसरा वाला जो बॉडी है वो उसका स्पीड बढ़ने से वो आगे निकल गया, ऐसा हो सकता है. या ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों बॉडीज जो है वो कोलाइड होने के बाद दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूव हो रहे हैं, सिर्फ ये जो पहला वाला बॉडी है वो थोड़ा स्लो डाउन हो गया, थोड़ा उसका स्पीड कम हो गया, और जो दूसरा बॉडी है उसका स्पीड बढ़ गया. ठीक है, और
दोनों लेकिन सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। और तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है, चेक करो ऐसा हो सकता है क्या कि जो पहला बॉडी है वो तो पीछे की तरफ है और दूसरा बॉडी भी पीछे की तरफ, वो तो नहीं हो सकता, ठीक है, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी ये दोनों बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों अचानक पीछे की तरफ जाने लगेंगे, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। फिर अगर ये जो दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर इनिशियल के लिए अगर ऐसा दो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब अगर ऐसा होता है, तो उस केस में भी हम देख सकते हैं कि आफ्टर कोलिजन क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये जब दोनों कोलाइड होंगे तो क्या हो सकता है, अगर ये बॉडी बहुत ज्यादा हेवी है, हेवी बॉडी है, तो हेवी बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड दिस सेकंड बॉडी विल जस्ट ट्रैक इट एंड जस्ट रिबाउंड इट, ठीक है। तो ये बाउंस करके पीछे उस तरफ चला जाएगा और ये जो है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। तो इट इज पॉसिबल दैट दिस फर्स्ट बॉडी एंड सेकंड बॉडी आर बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर द कोलिजन। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर मान लो कि ये दोनों बॉडीज अगर इक्वल मास के हैं तो वो कोलाइड करेंगे और कोलिजन के बाद दूसरे अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो ये बॉडी इस तरफ जाएगा और ये बॉडी इस तरफ जाएगा, ऐसा हो सकता है। या अगर मान लो ये दूसरा जो बॉडी है वो अगर ज्यादा हेवी है और ये एकदम लाइट है, हल्का है, तो ये दोनों जब कोलाइड होंगे तो ये इसके साथ पटक के पीछे रिबाउंड हो जाएगा और ये जो है वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। तो ये दोनों बॉडीज जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ऐसा हो सकता है। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज। तो इवन इससे इसको भी यूज करके हम और 2 पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज जो है, इसके लिए हम अलग अलग डेरिवेशंस करते बैठेंगे क्या? जरूरी नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, डेरिवेशन एक ही करेंगे, उसके अंदर ये जो है ये सभी वैल्यूज हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, लेकिन साइन कन्वेंशन जो है वो बाद की बात है। साइन कन्वेंशन हम बाद में कंसिडर करेंगे। जब जैसे यहाँ पे हमने U1 और U2 दोनों पॉजिटिव कंसिडर किए हैं और यहाँ पे V1 और V2 दोनों को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है, ठीक है। अभी लेकिन जब ये सिचुएशन होगा, मतलब अगर ये इसका अगर आफ्टर कोलिजन ऐसा हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, V1 will automatically will become negative and V2 will be positive in this case। अगर ऐसा सिचुएशन हो गया तो इसमें V1 भी और V2 भी दोनों पॉजिटिव रहेंगे, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके अंदर U1 और U2 दोनों पॉजिटिव है, तब जाके हमको ये 2 कोलिजन्स मिल रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मान लो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उस केस में U1 जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा और U2 जो है वो निगेटिव हमको लेना पड़ेगा। जब U1 पॉजिटिव और U2 निगेटिव लेंगे तो कोलिजन होने के बाद क्या होता है, तो अगर देखेंगे, हाँ, तो अगर ऐसा सिचुएशन अगर होता है तो V1 एंड V2 बोथ विल बी पॉजिटिव ऑटोमेटिकली, वो हमको सोचने की जरूरत नहीं है। जब हम उसको फाइंड आउट करके निकालेंगे तो दे विल टर्न आउट टू बी पॉजिटिव एंड वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज दिस सिचुएशन इन दिस केस हियर। अगर मान लो ऐसा सिचुएशन है तो उस केस में क्या होगा, V1 विल बिकम नेगेटिव एंड V2 विल रिमेन पॉजिटिव। और अगर ऐसा सिचुएशन है तो V1 एंड V2 बोथ ऑफ देम विल टर्न आउट टू बी नेगेटिव अकॉर्डिंगली। और इवन ऐसा इस केस में भी 2 पॉसिबिलिटीज हमको मिल सकते हैं। बट कहने की बात क्या है कि हमको ये साइन कन्वेंशंस के झंझट में अभी नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन स्टार्ट करने के टाइम हमको वो झंझट में नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो हम बाद में, जब डेरिवेशन एक बार फाइनल फॉर्मूला जब बन जाएगा तो उस फॉर्मूला के अंदर जब हम वैल्यूज डालेंगे ना, उस समय हमको साइन कन्वेंशंस के बारे में सोचना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू कीप द साइन कन्वेंशंस ऑन होल्ड फॉर नाउ। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशंस को होल्ड पे रखने वाले हैं। आगे चल के जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स करने के टाइम तो हमको पता चलेगा कि क्यों हम U1 को पॉजिटिव लेने वाले हैं या क्यों U2 को नेगेटिव लेने का, या कब U1 को नेगेटिव या U2 को पॉजिटिव लेने का, या V1 अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब क्या होगा, V2 अगर पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब क्या होगा। ये दो जो भी सब वैल्यूज हमको मिल रहे हैं उनका साइन कन्वेंशंस के बारे में हम अभी नहीं सोच रहे हैं, वो हमको बाद में सोचना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही डिस्कस कर रहे हैं कि सपोज बोथ ऑफ द बॉडीज आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन which is positive direction of x-axis, in which we are going to consider this U1 and U2 both are positive, and after the collision they are going to move in the same direction with the velocities V1 and V2 which are again positive, okay. By default they are positive but they will be negative in some cases also, मतलब in some cases which will turn out into the numericals। तो न्यूमेरिकल के अंदर हमको ये पता चलेगा कि V1 निगेटिव आया तो उसका मतलब क्या है, या V2 निगेटिव आया तो उसका मतलब क्या है, वो सब आगे चल के न्यूमेरिकल्स के अंदर हमको पता चलेगा। तो साइन कन्वेंशंस फिलहाल हम अभी होल्ड पे रखने वाले हैं, समझा नहीं से? यस, नो डाउट। ये V1 और V2 दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और दोनों
दोनों में से एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव भी हो सकता है. पॉसिबिलिटीज आर देयर, possibilities are there, but we have to consider, we have to keep the sign conventions on hold for now and work out the whole derivation. Otherwise we will have to do the number of derivations for every of these situations. तो हर एक सिचुएशन के लिए सेपरेट अलग अलग डेरिवेशन करना, it will be very time consuming and it's of not needed actually, it's of no use. So so consider that all the bodies are moving in the forward direction and all the velocities are positive by default. Okay, so now we'll just use the law of conservation of momentum here. तो momentum का अगर law of conservation use करते हैं तो हमको क्या मिलता है? देखो, the initial momentum is going to be same as the final momentum after collision. So initial momentum कितना है? देखो, इस body का तो है m1 u1 plus m2 u2. Okay, it should be equal to the final momentum, which is m1 v1 is m1 v1 v1 plus m2 v2. Yes. देखो, ये स्टेप, ये हमको ये स्टेप जो है, ये स्टेप में ही वेरिएशन आएगा अगर हम ये सिचुएशंस चेंज करेंगे और कंसीडरेशन अगर जो है वो अगर अलग अलग करेंगे. तो अगर सपोज ये u1 को अगर हमने पॉजिटिव रखा, u2 को नेगेटिव लिया, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. सो दैट मींस वी डोंट वांट द माइनस साइन इन द डेरिवेशन. फॉर्मूला के अंदर हमको माइनस साइन नहीं चाहिए. ठीक है, वो बाद में जब अप्लाई करेंगे उसको, जब हम न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे तब ठीक है हम माइनस साइन उसको यूज करेंगे डिपेंड अपॉन डायरेक्शंस. अगर कोई पीछे की तरफ मूव कर रहा है तो उसका डायरेक्शन नेगेटिव हम कंसीडर कर लेंगे. ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट अभी हम पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं सबको पॉजिटिव लेके. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमको मिल रहा है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इफ यू जस्ट यूज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देन वी कैन जस्ट से that the total kinetic energy before the collision is going to be same as the total kinetic energy after the collision, which gives us simply half of m1 u1 square plus half of m2 u2 square is equal to half of m1 v1 square plus half of m1 v1 square. Correct. This combined together gives us the kinetic energy before the collision of both of the bodies combined together. And after the collision they are moving with velocities v1 and v2 respectively, so it's their kinetic energy will be half of m1 v1 square plus half of m2 v2 square. Yes, now we have to combine these two equations. इन दो equations को हमको solve करना है. क्या करेंगे, कैसे solve करेंगे? इनको डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे? सर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा. मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई करने से वो 4 टर्म्स बन जाएंगे, जिसका कुछ फायदा ही नहीं है. सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी देखो यहाँ पे क्या है कि u1 स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ u1 है, तो सब्ट्रैक्ट करने से सिर्फ m1 कॉमन आ जाएगा, बाकी डिवाइड करेंगे हो नहीं सकता है. डिवाइड करेंगे तो भी ये कैंसिल तो कुछ नहीं होने वाला ना, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं. देखो, ये ऐसा नहीं कि ये m1 कैंसिल होने वाला है, ये m2 कैंसिल होने वाला है डिवाइड करने के बाद, क्योंकि बीच में प्लस साइन है ना इधर. तो डिवाइड करने से भी कुछ फायदा नहीं होगा. अच्छा देखो, बचा का एडिशन ही है. हाँ सर, एडिशन बचा है अभी. एडिशन से तो कुछ भी नहीं होने वाला. देखो क्या करेंगे, पहले ना इस m1 v1 वाला जो टर्म है उसको उस तरफ शिफ्ट कर दो. ठीक है, सो दैट एटलीस्ट m1 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, एंड दिस m2 u2 जो टर्म है उसको उस तरफ शिफ्ट कर दो, वो साइड में नेगेटिव बन जाएगा, बट एटलीस्ट m2 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम द टू टर्म्स, राइट? सो इफ यू जस्ट कीप दिस m1 u1 and bring this m1 v1 in this side, then we can take m1 common and we'll left with u1 minus v1 in the bracket. Okay, that is equal to, अभी यहाँ पे m2 v2 तो यहाँ पे बचा है और ये m2 u2 उस तरफ शिफ्ट होने वाला है जो नेगेटिव बनेगा, उसमें से m2 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर में हमको v2 minus u2 मिलेगा. Okay, so and the same thing can be done here also. इस केस में भी वही करेंगे. ये देखो, ये वाला जो टर्म दिख रहा है हमको m1 वाला, वो उस तरफ इस तरफ शिफ्ट करेंगे और ये जो m2 वाला टर्म है उसको वो साइड में शिफ्ट कर देंगे, जिससे हाफ m1 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, सो दैट वी कैन गेट दिस हाफ ऑफ m1 इनटू ब्रैकेट u1 स्क्वायर माइनस दिस v1 स्क्वायर. ओके, व्हिच मस्ट बी इक्वल टू, अभी ये जो टर्म है वो तो यहाँ पे बचने वाला है और
ये जो हाफ m2 u2 स्क्वायर जो है वो उस तरफ शिफ्ट होने वाला है, तो अगेन हाफ m2 कैन बी टेकन कॉमन एंड ब्रैकेट विल कंटेन v2 स्क्वायर minus v2 square from m2 square here. Okay, और v2 square. and just half जो है वो तो straight cancel कर सकते हैं, no doubt, and even we can just use this a square minus b square formula, right? So that we can get this A plus B A minus B. a plus b into O m plus B minus O v1 plus B into u1 plus v1. Okay, यहाँ पे यूज किया, वही यहाँ पे भी कर सकते हैं. तो m2 into here it is v2 minus u2 into v2 plus u2. Okay. सर M1 U1 minus U1 को हम M2 V2 minus U2 लिख सकते हैं. Yes. First equation. मतलब ये जो इसको अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 देके रखा, तो ये देखो ये जो पूरा टर्म है वही तो प्रेजेंट है, यहाँ पे चेक करो, और ये जो टर्म है इस तरफ, ये तो यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरफ, राइट? सो सिंस these two terms are exactly equal, we can just straight away cancel these terms because they are just same. समझा ठीक से? या अगर नहीं समझा तो सीधा ऐसा करो, ये जो इक्वेशन नंबर इसको 2 बोल दो और इस 2 को 1 से डिवाइड कर दो. देखो ऑटोमेटिकली क्या होगा, when we'll just divide this 2 by 1, what will happen is m1 will get cancelled, u1 minus v1 will get cancelled, and only this term will be left in the right hand side, left hand side. And if you just divide this RHS by this RHS here, again m2 gets cancelled, v2 minus u2 gets cancelled, and only this term will be left inside in the right side here. Okay, so what सर we फिर V1 minus V2 U1 is equal plus to v1 U2 minus equals to U1 मिल जाएगा. wait. तो u1 plus v1 is equal to v2 plus उल्टा कर सकते हैं u2 plus v2 ऐसे. तो ये So minus this is the important thing we are going to get here in this case of elastic collision. Perfectly elastic collision के अंदर क्या होता है, तो हमको ये पता चल रहा है कि the sum of u1 plus v1 is always going to be equal to u2 plus v2. But इससे भी ज्यादा important हमारे लिए ये है कि ये देखो इसको u1 u2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो हमको मिलेगा u1 minus u2 and that is going to be equal to v2 minus v1 in this case. Okay, तो ये हमको इसमें से पता चल रहा है, जो जिससे ही हम ये प्रूव कर सकते हैं कि in case of the perfectly elastic collision the coefficient of restitution is always equal to 1. See here, coefficient of restitution जिसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था, the relative velocity after the collision, and before that means v2 minus v1 divided by the relative velocity before the collision, that is u2 minus u1, और उसका नेगेटिव बाहर में. तो अगर हम ये सॉल्व करेंगे आगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि v2 minus v1 का जो वैल्यू है यहाँ पे वो तो u1 minus u2 है, तो अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो हमको मिलेगा u1 minus u2, डोंट फॉरगेट माइनस साइन, एंड डिनोमिनेटर में u2 minus u1 ऑलरेडी है as it is. If we just तो simplify, cancel out होके 1. yes, so this minus sign will just make these terms shuffle, right? And hence we can just get this as u2 minus u1 upon u2 minus u1 itself, which is actually going to be 1, which means that the coefficient of restitution is going to be equal to 1 in case of perfectly elastic collision. That is, we have proved already. And now just wait. Yes, तो ये तो हमने प्रूव कर दिया, बट इसके भी आगे जाके हमको ये देखना है कि इस केस में ये जो v1 है और v2 जो है वो हमको ढूंढ के निकालने हैं. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशंस फॉर v1 एंड v2 इन दिस केस. सो अब यहाँ पे इसके लिए हमको क्या करना है, देखो इस इक्वेशन में से, इस वाले इक्वेशन में से v2 का वैल्यू निकाल के लेना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v2 फ्रॉम दिस? यू कैन से v2 इज एक्चुअली गोइंग टू बी u1 plus v1 minus u1 plus v1 minus u2. Okay, and this value of v2 is to be put here in this equation number 1. Okay, तो इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वैल्यू हमको डालना है, जिससे देखो क्या होगा, u1 plus v1 उसमें हमको निकालना क्या है, याद रखो v1 निकालना है. ठीक है, ओके, तो ये जो इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे और उसके अंदर ये वैल्यू डालेंगे. तो क्या होगा, देखो m1 u1 as it is plus m2 u2 as it is, which is going to be equal to m1 v1
again kept as it is, plus m2 into u2, सॉरी हाँ v2, लेकिन ये जो v2 का ये पूरा वैल्यू है वो 3 टर्म्स का बना हुआ है, वो 3 टर्म्स हमको यहाँ पे रखने हैं। तो इसको अगर हम यहाँ पे एज इट इज डाल देंगे तो हमको मिलेगा u1 plus v1 minus u2. Okay, then we can just say that here we can simplify this further and get this m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 u1 plus m2 v1 minus m2 u2. थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ऑल टर्म्स आर डिफरेंट। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे चेक करो? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। ओनली थिंग इज व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कीप द टर्म्स कंटेनिंग v1 on one side on the RHS suppose, and all the other terms we have to shift them in the LHS. okay, तो ये दोनों टर्म्स को हमको उस तरफ शिफ्ट करना है। तो इससे हमको मिलेगा, देखो यहाँ पे m1 u1 इस तरफ प्लस m2 u2 तो ऑलरेडी था, ठीक है। इधर से ये m2 u1 इस तरफ आने वाला है तो ये माइनस बन जाएगा, तो ये आ गया m2 u1, और ये जो है माइनस m2 u2 उस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये m2 u2 उस तरफ आ गया। यस, और इन दोनों टर्म्स में से v1 कॉमन निकाल सकते हैं, देखो, जिससे हमको मिलेगा m1 प्लस m2 इन द ब्रैकेट एंड v1 आउटसाइड। ठीक है, अभी इसमें से अगर हम टर्म्स को ग्रुप करेंगे तो u1 वाले टर्म्स कौन से है, देखो ये एक है और ये देखो एक है, तो इन दोनों में से अगर u1 कॉमन लेते हैं तो हमको m1 प्लस m2 मिल जाएगा ब्रैकेट में, u1 बाहर, और प्लस ये जो टर्म है ये वाला और ये वाला वो तो एग्जैक्ट सेम है ना, तो उसको ऐड करने से वो डबल हो जाएगा। m2 u2 as it is, which is going to be equal to m1 plus m2 into v1, but since we want to find out v1 in this case, we'll just divide every m1 term m2 will get cancelled by m1 plus m2 here। तो ये पूरे को हम m1 plus m2 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो इससे क्या होगा, देखो, तो m1 plus m2 इधर तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ v1 बचेगा, और वो इस तरफ अभी, अरे दोनों तरफ हाँ, ये माइनस साइन है, माइनस है, सॉरी दिस विल बी माइनस एक्चुअली। हाँ, ये टर्म नेगेटिव है ना, तो उसकी वजह से बीच में माइनस साइन आएगा इधर। ठीक है, सो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड दिस विल बी रिटन एज m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 into u1 प्लस this can be written as 2 times of m2 upon m1 plus m2 into u2. Okay, and this is actually the value of v1 here. So v1 can be finally written as, देखो, m1 minus m2 upon m1 plus m2 into u1 plus here it is 2m2 upon m1 plus m2 into u2. ओके, तो इसमें हमको u1 और u2 के फॉर्म में ये v1 हमको मिल रहा है, तो v1 का एक्सप्रेशन हमने ढूंढ के निकाला इन टर्म्स ऑफ m1 m2 एंड u1 u2, जो कि हमको ऑलरेडी पता है। तो मींस बाय नोइंग द वेलोसिटीज बिफोर द कोलिजन एंड मासेस ऑफ बोथ ऑफ द बॉडीज, वी कैन जस्ट प्रिडिक्ट द वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। तो ये तो चलो एक पहले बॉडी का वेलोसिटी हो गया, v1 का वैल्यू हमको मिल गया, बट बाय यूजिंग द सेम टेक्निक, ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन से हम v1 का वैल्यू निकाल सकते हैं by just transferring this u1 in that side, so that we get this v1 is equal to u2 plus v2 minus u1, and we can just put this value of v1 here in this first equation here in this case and just simplify it in the same way as we have done it here, and we can get the value of v2 also. तो v2 का वैल्यू जो है वो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तुम करो उसको होमवर्क। so it will be actually 2m1 upon m1 plus m2 into u1. okay, and there is a minus sign here in between. तो ये v1 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने से मिलेगा ना? हाँ, into u2, देखो सिमिलर इक्वेशन मिल रहा है। इक्वेशन में देखो क्या डिफरेंस है, वही याद रखो, इधर m1 माइनस m2 है, इधर भी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 है, मतलब ये जो u1 का जो कोएफिशिएंट है इधर वो u2 का बन गया, और u2 का जो कोएफिशिएंट था इधर का वो u1 का बन गया, बट देयर इज जस्ट नोट दिस डिफरेंस, न्यूमरेटर में जहाँ पे यहाँ पे m2 था तो यहाँ पे m1 आ गया, तो वो भी याद रख सकते हो आराम से, u2 के साथ m2 और u1 के साथ m1 आता है, और इस इक्वेशन के अंदर v1 की इक्वेशन के अंदर पॉजिटिव साइन है बीच में,
प्लस साइन है, जबकि यहाँ पे V2 के अंदर नेगेटिव साइन है, माइनस है यहाँ पे बीच में। तो वो अगर 2-3 बातें याद रख लो तो ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, और प्रूव करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे V2 का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के पूरा सॉल्व किया तो उससे हमको V1 मिल गया। अगर हम सेम करते हैं, V1 का वैल्यू इसमें से निकालते हैं और वो V1 का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं V1 के बदले, और उसको सॉल्व करते हैं, सीधा सिंप्लीफाई करते हैं, तो V2 के टर्म्स एक तरफ लेके आने का और बिना V2 के टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाने का, और उसको पूरी तरह से M1 प्लस M2 से डिवाइड करने का उस पूरे इक्वेशन को, उसके बाद हमको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इट एट होम। ठीक है, मतलब होमवर्क एज अ होमवर्क करो ये वाला डेरिवेशन बचा हुआ, बट रिमेंबर दिस टू फॉर्मूले करेक्टली। ये दोनों फॉर्मूले बिल्कुल बियॉन्ड एनी डाउट लर्न करके रखने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर हमको ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट यूज करने हैं, बिकॉज इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग टू derive all these things again and again in the numericals. So just remember these two formulae as it is, and then we'll use them in the numericals directly with the sign conventions. Remember, again I repeat, sign conventions जिसके बारे में मैंने starting में बोला था कि we are going to keep the sign convention on hold for now, and we are going to consider it again in case of the numericals. तो जब न्यूमेरिकल हमारे सामने आएगा तो u1 को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, should be decided. ठीक है, it depends on the sign conventions. If the first body is moving along the positive direction of x-axis, it's positive, and if suppose the body is moving in the negative direction of x-axis, it should be negative. So u1 को और u2 को भी पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो डिपेंड करता है कि वो बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स-एक्सिस की तरफ जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स-एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। तो उसके हिसाब से u1 और u2 के साइन कन्वेंशंस हमको मिलेंगे, डिसाइड करने होंगे। And once you plug in all the values of u1, u2, m1 and m2, whatever value of v1 we get here, तो यहाँ पे v1 का जो वैल्यू है वो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो मिलता है वो पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है। अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होगा कि द बॉडी इज स्टिल मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फर्स्ट बॉडी m1 मास वाला जो बॉडी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है आफ्टर द कोलिजन, और अगर नेगेटिव आता है तो after the collision it gets rebound and it just moves in the negative direction of x-axis, ये उसका मतलब होगा। Same is the case with v2 also. अगर v2 का भी वैल्यू पॉजिटिव आता है तो m2 मास वाला बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में x-axis के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हम समझ सकते हैं। अगर v2 का वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद अगर नेगेटिव आता है तो उससे पता चलता है कि m2 मास वाला बॉडी जो है वो आफ्टर कोलिजन इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स-एक्सिस, एंड वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड हियर। तो ये साइन कन्वेंशंस हमको इस तरह से मदद करेंगे आगे चल के। ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इट इज 4 मार्क्स डेरिवेशन। Yes, okay, so let us stop here. Thank you all of you.